हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट पार्ट 2, जिसमें हम मिरर के बारे में जानेंगे। हमने सोचा प्रकाश से होने वाली सारी जो घटनाएं हैं, प्रवर्तन, अपवर्तन या बहुत सारी घटनाएं हैं, इसको हम एक साथ दर्पण और लेंस के बाद देख लेंगे। तो आइए देखते हैं दर्पण। तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, आपको पसंद आए, कंपटीशन के क्षेत्र से अच्छी हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा है दर्पण। तो दर्पण को जानते हैं। दर्पण जो कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, तो दर्पण यानी कि दर्पण कहने का अर्थ है मिरर यानी कि आईना। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक हमारा नीचे में है गोलीय दर्पण। तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण, इसका केंद्र बिंदु अनंत होता है, यानी कि इसकी कोई केंद्र नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि देखें, जैसे किसी सरल रेखा का केंद्र बिंदु अनंत होता है, उसी तरह इसका भी केंद्र बिंदु अनंत होगा, क्योंकि यह भी एक सरल रेखा की तरह होता है। तो जैसे कि एक मिरर है, तो ये भी एक सरल रेखा ही है। अगर हम सीधी देखें तो ये भी एक सरल रेखा है, तो इसकी भी जो केंद्र होगी वो डॉट 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 करके अनंत तक जाएगी, यानी कि इसकी भी केंद्र जो है अनंत होती है। जबकि हम गोलीय दर्पण की बात कर लें तो गोलीय दर्पण, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, तो जो गोलीय दर्पण है, जिस वृत्त का भाग होता है, तो उस वृत्त का केंद्र ही इसका गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। और जबकि इसकी वक्रता के त्रिज्या की बात कर लें तो इस केंद्र से इसके पोल तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप में मिसप्रिंट है तो आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब हम इसको आधा बांटते हैं, अगर हम इसको बाहर से कलाई करते हैं तो ये हमारा अवतल होता है, जबकि हम इसको अगर अंदर से कलाई कर देंगे, यानी कलाई करने का मतलब है कि रंग देंगे, तो ये उत्तल दर्पण होता है। अब आते हैं, इन दोनों दर्पण की केंद्र बिंदु वही होती है जो गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना है, इसका केंद्र भी गोलीय दर्पण के ही बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये गोलीय दर्पण है और इससे हम अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो जो इसका केंद्र होगा, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, वही इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो इससे बनेगा, उसका भी केंद्र यही होगा। कहने का पॉइंट यही था। तो समतल दर्पण, समतल दर्पण एक सिंपल दर्पण है, इसे प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो पहला पॉइंट है इसमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक, आभासी, काल्पनिक या आभासी एक ही है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा, यानी कि हमेशा काल्पनिकता सीधी होती है, तो काल्पनिक बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि अगर हम ये दर्पण है और इधर हम 5 फुट का आदमी अगर देखते हैं, तो दर्पण के पीछे यानी काल्पनिकता भी इसकी 5 फुट ही दिखेगी। कहने का अर्थ ये है। थर्ड पॉइंट है हमारा, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये दर्पण है, ये अगर दर्पण है, तो ये जो 5 फुट के व्यक्ति थे, ये अगर 2 फीट पे खड़े हैं, तो दर्पण में भी 2 फीट ही दिखेगा कि ये 2 फीट की दूरी पे ही खड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आदमी है, अगर उनका सर ऊपर है तो दर्पण में भी सर ऊपर ही दिखेगा, ना कि नीचे। जबकि पासर उल्टा होगा, यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये इनका दाहिना साइड जो है दर्पण में बायां साइड दिखाएगा, और जो बायां साइड है दर्पण में दायां साइड दिखाएगा। पासर उल्टा कहने का अर्थ यही है। कंपटीशन में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा, पासर उल्टा, सीधा, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें हम पासर उल्टा ही टिक करेंगे, उल्टा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर हम मतलब इस पॉइंट का कहने का अर्थ ये है कि अगर ये दर्पण है और इधर हमको 5 फीट का आदमी देखना है, तो हमको दर्पण की लंबाई मिनिमम 2.5 फीट रखनी ही रखनी होगी। अगर हम 2.5 फीट से कम रखते हैं तो वस्तु का, अगर इंसान है तो अगर उनका सर आ रहा है तो पैर नहीं आएगा, अगर पैर आ रहा है तो सर नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है। तो मिनिमम जो लेंथ होगा दर्पण का, वो वस्तु से आधा होगा, अगर हमको इसको पूरा देखना है तब। नेक्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण में ही
अगर कोई व्यक्ति v वेग से v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता प्रतीत होगा। कहने का अर्थ है कि अगर ये दर्पण है और इधर से हम दौड़ते हुए आ रहे हैं अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो दर्पण में हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए दिखेंगे। ये प्रूव्ड है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। यानी कहने का अर्थ है अगर ये हमारा समतल दर्पण है, अगर हम इसको थीटा कोण से अगर ऐसे घुमा दिए तो इस पर जो परावर्तित किरण अगर इधर से आ रही थी तो ये पहले इधर जा रही थी। अगर हम अभी की बात करें तो ये 2 थीटा से घूम जाएगी। यानी कि अगर हम इसको 30 डिग्री घुमाते हैं तो इसका जो परावर्तित किरण 60 डिग्री घूम जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या विषम होती है। कहने का अर्थ है कि अगर ये समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, तो इनके बीच का अगर कोण थीटा हो तो हम दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोनों दर्पण में, इसकी हम संख्या निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा -1। इन दोनों में जो फॉर्मूला हमें विषम वैल्यू देगा उसको हम यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए हमें दो समतल दर्पण को समानांतर रखना होगा। तो मान लिया जाए कि हम जो है दो समतल दर्पण को समानांतर रखते हैं। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ एक समतल दर्पण है और यहाँ एक समतल दर्पण है। तो इनके बीच आप मैथ में पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो ये दो समतल दर्पण है तो समानांतर हैं, तो इनके बीच का भी कोण 0 डिग्री होगा। और हम प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 360 बटा अगर 0 करेंगे तो हमारा वैल्यू अनंत आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। जबकि प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी हमेशा विषम होगी। उस कंडीशंस में आप ध्यान रखेंगे। अगर हमें 90 डिग्री पे दो दर्पण रखा गया है और उसमें हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो 360 बटा 90 करेंगे, यानी कि 4 प्रतिबिंब आ रहा है, जो कि ये सम है तो ये नहीं होगा, यानी कि 4 - 1 करेंगे। या तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वही होता है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 360 बटा 90 -1, यानी कि 4 - 1 = 3, यानी कि ये विषम आ गया। तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। और एक पॉइंट इसमें और नोटेट करना था, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर, तो उसमें जो दूसरा प्रतिबिंब होगा वो सबसे अधिक स्पष्ट होगा। ये कंपटीशन में, एनटीपीसी में या रेलवे में कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुके हों तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दो फार्मूला था हमारा, एक था 360 बटे थीटा यानी कि 90 -1। तो इन दोनों फार्मूला में से जिसमें वैल्यू हमारा आ जाएगा विषम उसे हम लेंगे। तो 360 बटा थीटा अगर रख रहे हैं तो 4 आ रहा है वैल्यू। तो आपको ऐसे भी बताया था कि अगर विषम आ रहा है, सम आ रहा है, तो हमें -1 करके विषम वैल्यू लाना है और वो आंसर होगा। जबकि इस पर रखेंगे तो अगर 4 - 1 = 3, यानी कि इसमें विषम आ रहा है तो ये फॉर्मूला सूट होगा। जबकि ये भी मेथड सही है। अगर आपके पास सम वैल्यू आ रहा है, आप एक ही फॉर्मूला को यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ इसे, तो अगर आप सब सम वैल्यू आएगा तो आप उसमें से एक घटाएंगे, वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी कि ये जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, यानी कि दर्पण यहाँ है तो दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है, तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये होगा हमारा, और वस्तु की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति तथा वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति यानी प्रतिबिंब पहले हमारा 25 सेंटीमीटर पर पड़ रहा था, तो प्रतिबिंब यही है। और वस्तु की अंतिम स्थिति ये है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यहाँ 25 सेंटीमीटर पर था, 10 सेंटीमीटर चला, यानी कि यहाँ है, यानी 15 सेंटीमीटर पर वस्तु है। और कह रहा है कि जब 25 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा, और अंतिम जब प्रतिबिंब घसक रहा है, वस्तु घसक रही है 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर घसकेगी, जबकि समतल दर्पण है। तो कह रहा है कि
प्रतिबिंब, प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 15 ये हुआ और 25 यहाँ से यहाँ तक, तो 15 और 25 40 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का इसमें, इसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जबकि क्वेश्चन अभिसारी और अपसारी से आता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा है और अपसारी दर्पण कौन सा है। तो अभिसारी कहने का अर्थ है कि ये केंद्रित करेगा प्रकाश को, कन्वर्जिंग मतलब कि कन्वर्ज करेगा, यानी कि एक जगह केंद्रित करेगा प्रकाश। और अपसारी यानी डाइवर्जिंग, यानी कि हर प्रकाश को ये डाइवर्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे कुछ देखेंगे पॉइंट है, जैसे कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन होता है कि अगर हम इसको बाहर से कड़ाई कर दें और इसका जो परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। जबकि उत्तल दर्पण में उल्टा होता है, अंदर के भाग को हम कलाई करते हैं और बाहर का जो भाग है वो परावर्तक होता है। और इसमें सारी प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होती हैं, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बनने वाला हर एक प्रतिबिंब या तो अवतल हो या उत्तल। दर्पण के पीछे बनने वाला हर एक प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। जब काल्पनिक है तो वो सीधा होगा, क्योंकि काल्पनिकता सीधी होती है। और ये जो इमेज है आपको इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे ई-रोटेशन तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट नोटेड है, पोल, फोकस दूरी, फोकस बिंदु है और एक फोकस दूरी है, एक R है वक्रता त्रिज्या, और एक है C फॉर सेंटर यानी वक्रता केंद्र। तो इसका डिफिनेशन आपको हम बोल के भी बता देते हैं और वैसे डिफिनेशन PDF में भी है। सेंटर, जिस गोलीय दर्पण का ये भाग होगा उसका केंद्र इसका भी वक्रता केंद्र होगा। केंद्र से लेकर के पोल तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जबकि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और फोकस दूरी, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को फोकस दूरी। और जो फोकस बिंदु है, जब प्रकाश अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो फोकस पे ही मिलेगी और उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। जबकि पोल, दर्पण के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं। सारा कुछ डिफिनेशन क्लियर हो गया हो तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब और स्थान, उसका देखते हैं। तो अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो जो दूर रखा वस्तु होगा वो फोकस पे बनेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कंडीशंस नंबर 1, और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा वो देखेंगे। अनंत पे जब वस्तु है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच होगा तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब केंद्र पे होगा तो वो केंद्र पे ही बनेगा। और जब हमारा प्रतिबिंब जैसे जैसे नज़दीक आएगा प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, और जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कि वो जब फोकस और पोल के बीच आ जाएगा तो ये प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, जिसे हम आवर्धित भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो आवर्धित जब प्रतिबिंब बनाएंगे और काल्पनिक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए हमें वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखना होता है। तो इस कंडीशंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जहाँ हमारा 1 नंबर है वहाँ हमारा ये होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम अनंत से दर्पण की ओर आते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा से बड़ा होते जाता है। यानी कि जब हम अनंत पे थे तो छोटा बन रहा था, और नज़दीक आए तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, केंद्र पे आए तो वस्तु के बराबर हो गया, और नज़दीक आए दर्पण के तो और बड़ा हो गया, और नज़दीक आए तो और बड़ा, जबकि अब ज़्यादा नज़दीक आ गए तो सीधा बन गया और दर्पण के पीछे और काफ़ी बड़ा बन गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा। जबकि दर्पण के साथ, यानी कि दर्पण के जिस साइड से वस्तु रख रहे हैं और उस साइड ही बनेगा। सिर्फ ये कंडीशंस अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में तो सारी प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। तो अवतल दर्पण को अच्छे से रीड करेंगे। तो अवतल दर्पण में जो भी दर्पण के साइड बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं, तो वो सारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वस्तु से छोटा जब होगा, जब हम दूर रखेंगे वस्तु को तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु के केंद्र पे रखेंगे और दर्पण के केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा, और जब हम केंद्र से और दर्पण से नज़दीक आएंगे तो वस्तु से प्रतिबिंब बराबर बनते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड
उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है आपको, इसमें वस्तु के किसी भी स्थान के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। छोटा बनने के कारण ही इसका हम यूज गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। जब हम आपको इसका यूज़ बताएंगे तब उस टाइम आप देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, कुछ डिफिनेशंस हैं जो आपको हमने बता दिया था। प्रधान अक्ष का डिफिनेशंस है, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं और फोकस को हम कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। और फोकस और पोल और उस पोल से दूरी को, यानी कि सॉरी एक वर्ड मिस है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और जिसे हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फोकस को हम कैपिटल एफ से जबकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। थर्ड है हमारा कि पोल और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता दूरी या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने आपको बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, चाहे तो वो दर्पण उत्तल हो या अवतल। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो आपको हम बताया था कि दर्पण के पीछे जब भी बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, जबकि काल्पनिक सीधा छोटा कभी नहीं बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बनेगा, ये भी कंडीशंस दोनों गलत हैं। क्योंकि काल्पनिक सीधा बनेगा तो दर्पण में बड़ा बनता है, छोटा नहीं, तो ये भी क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आप याद रखने का एक ट्रिक है कि अवतल दर्पण है तो दर्पण जब काल्पनिक होगा तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के लिए थोड़ा सा लॉजिक है कि दर्पण सूत्र में हम प्लस का यूज़ करते हैं, और जबकि यही अगर हम लेंस पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा लेंस ही है, अगला टॉपिक, तो उसमें हम 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ u जो है वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f फोकस दूरी है। दर्पण में चिन्ह परिपाटी का काफ़ी यूज है, यानी कि हम किस चीज़ को कैसे दर्शाएंगे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम बात करते हैं, तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो अवतल और उत्तल दोनों में हम कोऑर्डिनेट की सहायता से चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करते हैं। तो वस्तु हम इधर ही रखते हैं अवतल दर्पण में, तो जो वस्तु दूरी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में ये जो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव होता है जबकि ये पॉजिटिव होता है। तो दर्पण के एक केस में, यानी कि जो नज़दीक वाला केस था, उसमें जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब पॉजिटिव होगा प्रतिबिंब दूरी, जबकि बाकी सारे कंडीशंस में हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि इस साइड जो भी बनेगा प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, सारा कुछ हम नेगेटिव लेंगे। जबकि एक कंडीशन होता है अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उस कंडीशंस में हम प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लेंगे। आते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में भी सारी वस्तुएं हम इधर ही रखेंगे, जबकि सारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हम इसमें पॉजिटिव लेंगे, फोकस दूरी भी इसमें पॉजिटिव लेंगे। आते हैं नेक्स्ट, फोकस दूरी का एक फॉर्मूला होता है F = R/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = R/2। नेक्स्ट है हमारा वही चिन्ह परिपाटी का निरूपण था, तो वही देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जो u है वो दोनों में नेगेटिव होगा, उत्तल हो या अवतल, क्योंकि दर्पण के कोऑर्डिनेट के एक्सिस के नेगेटिव साइड रख रहे हैं वस्तु को, तो वो सारा नेगेटिव होगा। और अवतल दर्पण में दोनों चीज़ बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनती थी। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब जो थी वो दर्पण के साइड ही बनती थी, तो उसको हम नेगेटिव मिलेंगे, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनती थी तो वो दर्पण के पीछे बनती थी और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है, तो इसलिए हम उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो सारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले साइड पे आता है, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। आते हैं फोकस दूरी की ओर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है और वस्तु को हम सिर्फ इधर रखते हैं, तो फोकस दूरी इधर है, तो यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होगी। आते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन कहने का अर्थ है कि वस्तु कितना बड़ा होगा। तो जब हम आवर्धन की बात करें तो जब आवर्धन नेगेटिव होगा तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब के लिए ये होता है
और कितना बड़ा है यही बताया जाता है आवर्धन से। जब पॉजिटिव होगा तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब होगा। तो आवर्धन होता है -b/u, यानी कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है बटा वस्तु की लंबाई होती है, और प्रतिबिंब के साथ हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। आवर्धन के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिसे आप सॉल्व कर लेंगे 1/v/1/u प्लस ऐसा करके। अगर किसी अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी को 10 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, फोकस दूरी 20 है, तो प्रतिबिंब किस दूरी पर बनेगा और प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए क्या है, तो प्रतिबिंब हम v से डिनोट करते हैं, तो v का वैल्यू निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला से यहाँ पे 10 होगा। तो जब आप PDF देख लेंगे, PDF में भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला गया है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसलिए अब आते हैं इसके यूज पे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की यूज है। तो अवतल दर्पण का यूज अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्रकाश को केंद्रित करता है, तो इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसे परावर्तन दर्पण भी कह सकते हैं, सकेंद्रीय दर्पण, यानी कि केंद्रित करता है प्रकाश को, तो इसे सकेंद्रीय दर्पण कहेंगे। इसका यूज गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आँख के डॉक्टर, कान डॉक्टर, ENT, प्रवर्धक दूरबीन में। जबकि उत्तल दर्पण का यूज हम 2 जगह करते हैं, एक रोड पर लगे परावर्तक लैंप में और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में। तो आइए देख लेते हैं इसका कुछ इमेजेशन। देखिए, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का यूज हम क्यों करते हैं, सेविंग मेकअप मिरर, डेंटल मिरर और कार हेडलाइट मिरर में इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि प्रकाश को केंद्रित करता है, तो ये हमें प्रकाश रोड पे ही देगा, इसलिए हम इसको हेडलाइट को यूज़, अवतल दर्पण का यूज़ हेडलाइट में करते हैं। मेकअप में अगर ये महिला है तो कहाँ पे मेकअप लगाना है, तो जब तक प्रकाश केंद्रित नहीं करेगा तो आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। दांत के डॉक्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है वो आवर्धित बनाता है। जब हम इसको पोल और फोकस दूरी के नज़दीक अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब काफ़ी आवर्धित बनाता है, और जो आँख, नाक, कान के डॉक्टर हैं उनको बड़ा प्रतिबिंब देखने में सहायता मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। जबकि बात कर लें दाढ़ी बनाने वाले की, तो दाढ़ी बनाने के लिए अच्छे से शेविंग होना चाहिए, तो अच्छे से शेविंग करने के लिए अच्छे से आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, इसलिए हम दाढ़ी बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रोड लैंप में। तो रोड लैंप में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि परावर्तक के रूप में काम करता है। अवतल दर्पण किसी भी किरण को फैला देता है, तो रोड पे प्रकाश की ज़रूरत होती है और रोड काफ़ी चौड़ा होता है, इसलिए इसको प्रकाश फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पण का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया को प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए बहुत बड़े एरिया को छोटे प्रतिबिंब में दिखा देता है और हमें पीछे वाले सारे एरिया कवर हो जाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज़ हम साइड मिरर में करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट में। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, लाइट अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो ये काफ़ी फैला देता है लाइट को, तो उत्तल दर्पण का यूज़ इसलिए करते हैं। उसके बाद बड़े शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों की गतिविधियों को मॉनिटर करने में, अगर ये इतना बड़ा एरिया है, उत्तल दर्पण यहाँ पे लगा देंगे तो ये पूरा एरिया को कवर कर लेगा। तो बड़े एरिया को छोटे दर्पण पे कवर करने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा, ये भी कुछ इमेजेस हैं, तो आपको PDF हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा लेंगे, आप वहाँ से इसे अच्छे से देख सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का क्लास। तो लाइट का मिरर ख़त्म हो गया है, अगला टॉपिक हमारा लेंस होगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और अगर कुछ टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इरिटेशन।